तो ये कि दूसरा बुक से बोल दे रहा है, कोई यूट्यूब से बोल दे रहा है, तो सबसे इन्फ्लुएंस मत होइए, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा करिए, जो कर रहे हो वो सही है और उसको थोड़ा बैक करिए कि जो कर रहे हो वो सही है। नोट से जब समझ में आ रहा है तो दूसरी किताब से क्यों पढ़ना। तो ऐसे खुद पे थोड़ा भरोसा करना है, खुद पे भरोसे से ही सारी चीजें होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। मैं हूं रविंद्र प्रजापति। आज हम बात कर रहे हैं रायबरेली जिला में प्रजापति फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया, जिस कार्यक्रम में प्रजापति समाज के हजारों लोग उपस्थित थे। वहां पर बड़े बड़े पदाधिकारी लोग वहां पर उपस्थित थे और वहां पर हमारे रायबरेली जिला के, जो कि शिरो ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत चांदे मऊ के विमल प्रजापति, जो कि पूरे भारतवर्ष में यूपीएससी में 107वीं रैंक हासिल किया और एक आईएएस अधिकारी बने, वो भी वहां पर मौजूद थे और तमाम बच्चे उपस्थित वहां थे। जो बच्चे 60% से ऊपर थे, नाम दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। प्रजापति फाउंडेशन की ओर से उनको सर्टिफिकेट दिया गया और सम्मानित किया गया और बच्चों को उत्साहित किया गया, बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। बच्चे जो 60% के ऊपर पास हुए, उनको आप ये वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से उनको सम्मानित किया गया आईएएस विमल प्रजापति की ओर से। और तमाम प्रजापति के वहाँ लोग इकट्ठे थे और काफ़ी लोग थे, वहाँ सारी व्यवस्थाएं थी और उन्होंने बच्चों को समझाया और बच्चों को प्रेरणा दी कि आपको अगर आईएएस बनना है या दरोगा बनना है, उसके लिए आपको क्या करना है। आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को आप पूरा करिए, जो आपके मन में आए वो जरूर करिए। अगर आपको दरोगा का मन है तो आप दरोगा की तैयारी करिए। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप जिस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं आप उस तरह से तैयारी करें, मगर जो आपके मन में इरादा है वो आप पूरा करिए, वो संघर्ष को, और वो हासिल करिए जिस तरह से विमल प्रजापति ने हासिल किया और पूरे भारतवर्ष में 107वीं रैंक पाकर आज रायबरेली जिले का नाम उन्होंने रोशन किया और प्रजापति समाज का भी नाम उन्होंने साथ साथ रोशन किया। इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रजापति फाउंडेशन सम्मान समारोह में वो उपस्थित थे। सबसे बड़ी बात थी कि वो उस दिन वहाँ उपस्थित थे और काफ़ी लोग वहाँ उपस्थित थे, जो कि ये 28 जून को यह कार्यक्रम रखा गया था रायबरेली में। और देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से किस तरह से काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे कैमरा के माध्यम से हमने सब रिकॉर्ड किया कि प्रजापति समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग करता है तो उसे समझ में नहीं आता वो स्टार्टिंग कैसे करें। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि हम कैसे स्टार्टिंग करें, क्योंकि हमारे पास इतना अफोर्डेबल पैसे नहीं होते कि हम जाके बहुत महंगे महंगे बैच खरीद सकें, बहुत महंगे फीस देके कोचिंग कर सकें। और हमें समझ में नहीं आता कि हम स्टार्टिंग कैसे करें। अगर हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अदर चीज़ों में देखते हैं तो वहाँ पे बताते हैं स्टार्टिंग एनसीईआरटी से एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 में। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम सही तरीके से कैसे करें। एनसीईआरटी तो बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि ऐसे पढ़िए, बट हमें जो सही तरीका, पहले हमें जीके अपना स्टॉप करना चाहिए या एनसीईआरटी से हमें स्टडी करनी चाहिए। मैं सवाल समझ गया। थैंक यू वेरी मच। आपने पहली बात करके हिम्मत करके आपने सवाल पूछ लिया, यही आपका हमारे बीच आज श्री विमल जी हैं जो अभी आईएएस सफल हुए। मैं सर मुखातिब नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सवाल का जवाब बेहतर वही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि छोटी बहन ने पूछा कि यूपीएससी जैसा एग्जाम है और स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो जैसे अभी वो शायद 12 पास आउट हुई है, तो मैं यही बोलूँगा कि अब आप अपने हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट है जिन विषयों पे, उसके हिसाब से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। एक बार जब ग्रेजुएशन में जाइए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जैसे कि सोशियोलॉजी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रो, जो भी सब्जेक्ट आप लेते हो उसका अध्ययन वहाँ पर बहुत अच्छे से करना है। आप जब वहाँ कॉलेज में अच्छे से अध्ययन करोगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। और रही एनसीईआरटी की बात, तो एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं वही कॉलेज में सिखाया जाता है। कॉलेज का जो ये करिकुलम होता है, चाहे वो बीए का हो या बीएससी का, वो काफ़ी हद तक यूपीएससी से मैच करता है। जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, वैकल्पिक विषय, तो उसमें जो सिलेबस होता है कॉलेज का, काफ़ी हद तक वो सिमिलर सिलेबस यूपीएससी में भी पूछा जाता है।
और जो भी पढ़िए, वो चाहे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या कहीं यूट्यूब से कुछ कंटेंट मिल गया हो वहाँ से पढ़ रहे हो। अब तो टेलीग्राम का जमाना है, टेलीग्राम ऐप ऐसा है जिसमें सारी कोचिंग का मटेरियल फ्रीली उपलब्ध हो जाता है। तो बस एक सही से सर्च करना है टेलीग्राम पे, और काफ़ी हद तक इवन बड़ी से बड़ी कोचिंग का मटेरियल जो पिछले साल पढ़ाया गया होगा वो इस साल फ्रीली उपलब्ध होता है। तो अभी रिसोर्सेज का उतना ज़्यादा क्रंच नहीं रहा। ये बात काफ़ी हद तक 5 से 6 साल पहले लागू हो गई थी, जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। 2020 का समय ऐसा आया कि कोरोना का टाइम आया, और मैं बोलूँगा एजुकेशन में डिजिटल रेवोल्यूशन हुई है, और उसी के तहत मैं देखता हूँ टेलीग्राम पे यूपीएससी से रिलेटेड मटेरियल बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, और प्रश्न उठता है कि उसे पढ़ा कैसे जाए। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी कोई चीज़ पढ़िए उसे समझकर पढ़िए, हमें रटना नहीं है। कोई चीज़ हमें एज ए रोड लर्निंग नहीं करना है कि बिना समझ के सारी चीज़ें पढ़े जा रहे हो। तो पहले समझना है, उसको रिलेट करना है अपने दैनिक जीवन से, जो भी समाज में देख रहे हो, उस तरह कुछ भी चीज़ आप जानते हो उससे उस सब्जेक्ट को रिलेट करिए, उसके बाद पढ़ने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी एक ऐसी किताबें हैं जो बहुत बढ़िया से लिखी गई हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। आप चाहे तो 11th-12th का एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिए, और 6 से लेकर 10 तक का स्किप कर सकते हैं, और 11th-12th में वो सारी चीज़ें हैं जो 6 से 10 तक पढ़ाई जाती हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि शुरुआत आप 11th-12th से करिए, और उसके बाद कॉलेज में जो भी विषय आप सेलेक्ट कर रहे हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो असली एजुकेशन का मुझे लगता है कि जो तैयारी से रिलेटेड है वो ग्रेजुएशन का होता है। अगर आप ग्रेजुएशन में अच्छा करते हैं तो जो भी 10th-12th तक गलतियाँ की हैं सारी माफ मानी जाती हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको जवाब मिला होगा। मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। हाँ, मैं आगे कंटिन्यू करूँ प्लीज, थोड़ा उत्तर दीजिए। तो मैं अगर और किसी बच्चे को कोई एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो जैसे बच्चे ने कहा था पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो जैसा सर ने बताया कि आप पहले अपनी स्टडी जो कर रहे हैं उसी को बेहतर तरीके से पढ़ें। 6 to 12 जो सभी पढ़ते बच्चे 6 to 12 जो पढ़ रहे हैं वही चीज़ आनी है। बेसिक फाउंडेशन अगर आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, 12वीं तक की आपने अच्छे से तैयारी की, तो आप एग्जाम अच्छे से बीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने फाउंडेशन आपका गड़बड़ है 6 to 12 सिर्फ जैसे अभी मार्क्स आगे पास कर लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो जहाँ 1 साल लगना है वहाँ पर 5 साल लगना है। मेन दिक्कत है जैसा सर विमल सर, जैसा आप अभी देख रहे होंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो 21-22 साल में ही क्लियर कर लेते हैं। आईएएस यूपीएससी 21-22 साल में आजकल क्लियर करने को ट्रेंड चल रहा है। जैसे नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, हम लोग क्यों लेट हैं समझने की ये जरूरत है कि हम लोग लेट क्यों हो रहे हैं, और जो बाकी बच्चे 21 साल में कैसे बन जा रहे हैं। जो मुझे लड़की का नाम नहीं याद आ रहा है जो टॉपर थे, तो उन्होंने कैसे, और टीना डागी कैसे 21 साल में आईएएस बन गई, लड़की महिला। तो बेसिक चीज़ ये थी कि उनके मदर फादर यूपीएससी ऑलरेडी क्लियर थे, वो लोग सर्विसेज में थे। उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को ऐसी फाउंडेशन दी, उनको नॉर्मल ग्रेजुएशन कराया, कुछ नहीं किया, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करते हुए एग्जाम में बैठी और पास हो गई। तो ऐसा क्या कर लिया उन्होंने ग्रेजुएशन करते करते, ग्रेजुएशन में करते समय ही उन्होंने पूरी अपनी तैयारी की। जो पढ़ना है 6 से चालू करना है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो वो बेसिक आप जो है उसको तैयार करेंगे तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से आप उसको क्लियर कर लेंगे और ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरी चीज़ है, अगर आप जो ये कह रहे हैं पैसे के लेकर कि पैसा जो है नहीं है तो मैं कोचिंग कैसे करें, तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम जो है कर सकते हैं, उतना कहीं ऐसा नहीं है कि कोचिंग वगैरह से ही हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप घर में अपनी पढ़ाई करिए, जितनी मेहनत से आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बनी कोचिंग आपको खुद नहीं दे पाएगी। वो एक बिजनेस है, वो अच्छा मोटा पैसा लेते हैं, आपका सिलेबस भी नहीं कम्प्लीट कराएंगे। अंत को गतवा वो जो है आपको ही कम्प्लीट करना है। इस चीज़ का मैं झेल चुका हूँ, मैंने भी कोचिंग की थी, मैं जानता हूँ कि कैसे कोचिंग से आपको क्या मिलेगा और आपको सेल्फ स्टडी करना है वहाँ से क्या मिलेगा। सेल्फ स्टडी करेंगे आप पूरी लाइफ जो कि सर्विस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कोचिंग जो कराएगा वो आप
थोड़ा बहुत भी किए, लेकिन उसका आपको बहुत मेहनत करनी है। खैर, मैं अगला सवाल लेना चाहूँगा। और कोई बच्चा हो? एफर्ट करिए, कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर माइक दीजिए। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आए आईएएस से है। माइक थोड़ा नजदीक कर लो बेटा। मेरा यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आए मिस्टर विमल जी से मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपने यूपीएससी करना है, मुझे कब डिसाइड किया था? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। मतलब आपने किसी को देख के किया था, डिसाइड किया, किससे मोटिवेशन आया आपके अंदर? अभी मेरे और भी क्वेश्चन हैं। एक साथ सारे। तो मतलब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आपने खुद डिसाइड किया था कि किसी को देख के डिसाइड किया था? मोटिवेशन आपको कहाँ से आया कि मुझे यूपीएससी करना है? क्योंकि आज के टाइम पे हम जैसे स्टूडेंट डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आगे करना क्या है। और कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत ही आगे प्रॉब्लम हो जाती है एंड फिर जो भी जॉब मिलती है करना पड़ता है, फिर अपने टैलेंट को कहीं पर दिखा ही नहीं पाते हैं। तो यही मेरा आपसे क्वेश्चन, आपने खुद से डिसाइड किया था कि आपको किसी से मोटिवेशन मिला? जैसे भाई ने पूछा कि मेरा मोटिव, भाई विनोद प्रजापति जी कानपुर से उपस्थित है। मैं जिला कार्यकारिणी से कहूँगा कि उन्हें मंच तक लाने का कार्य करें। विनोद प्रजापति जी कानपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जिला स्तर पर कई बार बहुत से अधिकारियों से मिले होते हैं। तो जो मेरा गवर्नमेंट ऑफिस से इंटरेक्शन था, पहली बार तहसील में हुआ था और ज़्यादातर ये सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने के लिए जाना होता था। तो वहाँ मैं तहसीलदार को देखा। फिर जब मैं नवोदय विद्यालय पहुँचा तो हमारे जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस टाइम मैडम हुआ करती थी और वो वृक्षारोपण के लिए विद्यालय में आई हुई थी। तो कहीं न कहीं वो दोनों परिदृश्य देखकर मेरा रुझान पब्लिक सर्विस के प्रति बढ़ा और मेरा फॉर्चुनेटली क्लास 10th में एक दक्षिणा फाउंडेशन नाम का एनजीओ था, उसने स्कॉलरशिप IIT JEE के लिए दी थी। तो मैं उस टाइम तैयारी के लिए चला गया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन IIT दिल्ली में BTech के लिए होता है और वहाँ से मैं ग्रेजुएट हो रहा होता हूँ। ये 3rd ईयर या 4th ईयर का टाइम था और मेरे दिमाग में दो चीज़ें थी कि घर की परिस्थिति खराब थी, या तो मैं जॉब ले लूँ और क्योंकि मैं IIT से ग्रेजुएट हो रहा था तो अच्छा खासा पैसा भी मिलता, और दूसरी तरफ मेरा सपना था जो पब्लिक सर्विस का था और सिविल सर्विस का बनने का जो सपना था वो बचपन से देखा गया था। तो मैंने उस टाइम ये डिसाइड किया, घर से मैंने बात की कि अभी 2-4 साल ऐसे रहना पड़ेगा और मैं सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी में लग जाता हूँ कभी से। और इवन मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था कॉलेज के। तो इतना बड़ा एक गैम्बल था, एक बहुत बड़ा रिस्क था अपने आप में। जब कई बार मैं असफल होता था तो उस टाइम मैं सोचता था कि ये चीज़ें कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन जो सपना मैंने देखा था, जो मेरा दृढ़ संकल्प था, वो इतना ज़्यादा मजबूत था क्योंकि मैं उस चीज़ पर डाउट नहीं करता था। मुझे पता था कि मैं जिस परिदृश्य से ये सपना पूरा कर रहा हूँ वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है और अगर आप कोई चैलेंज जीतना चाहते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा यही था कि जो मेरा सपना था, मेरे जो रोल मॉडल थे हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट मैडम थी और इसी प्रकार हो सकता है कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ, कई लोग मुझे देखे वो अपना सपना यहाँ से सजोए और आगे जाके जब मैं 10 साल बाद उनसे मिलूँ तो वो एक IAS या PCS बन के उभरे। धन्यवाद।